जोहार आप सभी का साहित्य सौंदर्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो हमारा है वो बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारा जो आज का विषय है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आप आर्ट्स में जब पढ़ते हो, हिंदी इलेक्टिव पढ़ो या कोर पढ़ो, उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा 7 से 8 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव 11th में पूछता है। 12th में तो सब्जेक्टिव भी पूछता है, लेकिन अभी फिलहाल जो आपके सामने जो एग्जाम है वो है 11वीं बोर्ड। तो 11वीं बोर्ड को देखते हुए मैं ये पाठ आप सबके सामने लेकर के आई हूँ, ताकि आप इन सारे प्रश्नों को देखें, समझें और आने वाली परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएं। अभिव्यक्ति और माध्यम ये है क्या, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब कुछ मैं व्याख्या सहित और प्रश्न सहित इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक अभिव्यक्ति और माध्यम। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे संपादक आता है, समाचार पत्र आता है, टेलीविजन, रेडियो, प्रथम समाचार पत्र कब छपा, ये सारे प्रश्न इसी के अंतर्गत आते हैं। संचार क्या है, जनसंचार क्या है, ये सब कुछ मैं एक एक करके बताऊंगी और हर प्रश्न का जो व्याख्या होगा वो उत्तर सहित मैं ये भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए। इसमें क्वेश्चन दिया है दैनिक जागरण समाचार पत्र है। आप सब अखबार पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते होंगे तो आपके आसपास पड़ोस में लोग अखबार लेते होंगे, तो आप देखते होंगे, समझते होंगे और हो सकता है कि आपके घर में गार्जियन जो अभिभावक होंगे वो पढ़ते भी होंगे। तो हिंदी में जो समाचार पत्र आते हैं, कौन कौन से अखबार का नाम है, क्या क्या उस अखबार का नाम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एक अखबार जो है दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण समाचार पत्र है, तो ये किस प्रकार का समाचार पत्र है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है या किसी और भाषा की है। तो आप अपना कॉमन सेंस यहाँ पर लगाएंगे कि आप हिंदी विषय पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ये समाचार पत्र हिंदी का ही होगा। अंग्रेजी का तो आपसे प्रश्न पूछेगा नहीं, है ना। तो बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो लोग इसको अंग्रेजी भी रंग करके आ जाते हैं, अंग्रेजी भी ऑब्जेक्टिव में सही करके आते हैं, तो ये गलत है। अपना दिमाग भी लगाना है कि दैनिक समाचार पत्र जो है, दैनिक जागरण जो है वो हिंदी का समाचार पत्र है। हिंदी विषय में आपसे अंग्रेजी का सवाल तो पूछेगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे समाचार पत्र हैं, जैसे दैनिक जागरण है, प्रभात खबर है, अमर उजाला जो पहले निकलता था, है ना, खबर मंत्र है, दैनिक भास्कर है, तो ऐसे हिंदुस्तान है, बहुत सारे समाचार पत्र हैं। तो ये सब समाचार पत्र जो हैं वो हिंदी के हैं, तो इसका उत्तर भी होगा हिंदी का, है ना। तो समाचार पत्र किसका होगा, हिंदी का। दूसरा जो प्रश्न है वो है उदंड मार्दंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछ चुका है ना। और मैं आपके सामने वही सारे सवाल लेकर के आई हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और यहीं से प्रश्न आने की संभावना है। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपसे जो प्रश्न होंगे वो छूटने की संभावना है। तो पूरा वीडियो अंत तक आप बने रहें और सारे सवालों के जवाब आप देखें और समझें। तो दूसरा प्रश्न जो है उदंड मार्दंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ। अब ये उदंड मार्दंड क्या है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने तो कहा ही कि व्याख्या सहित मैं उत्तर दूंगी। ये उदंड मार्दंड जो है ये पत्रिका है ना, समाचार पत्र है, और ये सबसे पहले हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है उदंड मार्दंड, ठीक है। पहला समाचार पत्र है उदंड मार्दंड और ये हिंदी का पहला है भारत में।
और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1826 ईस्वी को हुआ था, है ना। 1826 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक थे वो थे युगल किशोर शुक्ल। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, है ना, सप्ताह में एक बार निकलती थी और इसका जो प्रकाशन जहां से हुआ वो है कलकत्ता से। तो एक में बहुत सारे प्रश्न आपको निकल रहे हैं कि उदंत मार्दन पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई, तो कलकत्ता से। कैसी पत्रिका थी, तो साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में एक बार निकलता था और भारत का हिंदी विषय में यानी कि हिंदी भाषा में प्रथम निकलने वाली पत्रिका थी, जिसके संपादक युगल किशोर शुक्ल थे और ये प्रकाशन हुआ है 1826 में। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे विज्ञापन रहते हैं, है ना। तो ये विज्ञापन जो रहता है अखबार में, तो उस विज्ञापन में आखिर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। हिंदी का होता है, अंग्रेजी का होता है, व्यवहारिक होता है, किस प्रकार का होता है। शब्दकोश आधारित होता है, अंग्रेजी विशिष्ट शुद्ध हिंदी होती है, व्यवहारिक भाषा होती है, इनमें से सभी होती है। तो आपका सही होगा व्यवहारिक भाषा, क्योंकि अखबार जो है वो हर घर में पहुंचता है और भाषा यदि कठिन होगी तो लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए भाषा जो होती है वो व्यवहारिक भाषा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। अब भारत में प्रकाशित होने वाला जो प्रथम समाचार पत्र है ना, इसमें दो प्रश्न है। देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत में प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र है वो है बंगाल गजट। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी ही जस्ट मैं थोड़ी देर पहले बताई कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्दन। अब यहाँ प्रश्न पूछा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, भाषा की कोई बाध्यता नहीं है यहाँ पर, उसमें भाषा पूछा, इसमें भाषा नहीं पूछा गया है। इसमें डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो कौन सा है, बंगाल गजट। कौन सा है, बंगाल गजट। लेकिन ये बंगाल गजट जो है कब प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ है 1780 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ है, 1780 ईस्वी में, है ना। और ये प्रकाशित हुआ है कलकत्ता से। ये भी साप्ताहिक पत्रिका ही थी। ठीक है। आगे देखिए, फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आप जब फीचर लिखते हो, है ना, तो फीचर के लिए अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है आपसे कि फीचर लेखन क्या है, किसकी आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले आप जानिएगा कि आखिर ये फीचर है क्या, फीचर लेखन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये मैं उदाहरण के साथ मैं आपको समझाती हूँ। आप अखबार लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं ना, तो अखबार में इस तरह का पेज आता है ना, इस तरह का पेज आता है, जिसमें केवल मनोरंजन के लिए या आपको जागरूक करने के लिए चीजें लिखी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आज का अखबार है, 18 मार्च 2025 का ये अखबार है। यहाँ लिखा हुआ है चढ़ता पारा संकट में धरती, ये एक फीचर है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, मार्च का महीना चल रहा है, मई जून आना बाकी है अभी, लेकिन इतना पारा चढ़ जा रहा है कि धरती जो है हमारी संकट में है। ये किस प्रकार संकट में है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो ये है फीचर। फीचर जो होता है वो उसका छोटा सा एरिया होता है, छोटा सा लेख होता है, जिसमें फीचर का कार्य होता है जागरूक करना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना। ये सभी काम जो है वो फीचर का है और ये अखबार का एक भाग है, एक अंग है। यहाँ बहुत सारा चीज यहाँ पर आपका दिया हुआ है, जैसे अधिक गर्मी से नौकरियों पर खतरा, है ना, आप ध्यान से देखिए।
तो इस तरह का जो छोटा छोटा लेख लिखा होता है यही क्या है, फीचर है ना। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि फीचर क्या है। अब इसमें प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। किसकी आवश्यकता होती है, कल्पना शक्ति की आवश्यकता होगी या फिर अनुभूति की आवश्यकता होगी या फिर अवलोकन की आवश्यकता होगी या इनमें से सभी होगी। अब बताइए कि फीचर लेखन के लिए क्या आवश्यकता है, कल्पना शक्ति, अनुभूति, अवलोकन या इनमें से सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फीचर लिखने के लिए आपको अनुभूति की भी आवश्यकता है, कल्पना शक्ति की भी आवश्यकता है, अवलोकन की भी आवश्यकता है, यानी कि इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है। अब ये पाक्षिक क्या है, अब ये जानेंगे तब तो इसका उत्तर हम दे पाएंगे ना कि पाक्षिक है क्या, है ना। तो इसको मैं समझाती हूँ आपको। हिंदी महीने के हिसाब से हम जो चलते हैं वो चैत्र से शुरू होता है, चैत्र से शुरू होता है और एक जो महीना होता है, मान लीजिए अभी चैत्र का महीना चल भी रहा है और शुरू भी हुआ है, 2-3 दिन चतुर्थी तिथि है। तो जो हिंदी का महीना होता है वो महीना गिनती से, यानी कि जैसे जनवरी फरवरी में 30 दिन का 28 दिन का फिक्स है ना, वैसा इसमें हिंदी महीना में नहीं होता है। ये 29 दिन का भी हो सकता है, 28 दिन का भी हो सकता है, 27 दिन का भी हो सकता है। तो ये महीना जो होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हिंदी जो महीना होता है वो 2 पक्षों में होता है। एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। ये कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, ये भी मैं समझाऊंगी, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, ठीक है। अभी जो चल रहा है चैत्र का महीना चल रहा है, हम सभी जानते हैं हर एक महीना में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों आता है। तो अभी जस्ट ही आपका पूर्णिमा खत्म हुआ है ना। होलिका दहन के दूसरे दिन ही पूर्णिमा था, जिस वजह से हम लोग होली नहीं खेले, उसके अगले दिन हम लोगों ने होली खेला। तो ये जो 15 तारीख का समय था, है ना, 13 को आपका होलिका दहन हुआ, 14 को पूर्णिमा था। तो 14 तारीख हम लोग नहीं देखेंगे, 14 तारीख को क्या था, पूर्णिमा था। ये पूर्णिमा किसका था, फाल्गुन महीने का पूर्णिमा था, ठीक है। अब ये पूर्णिमा से जैसे जैसे चांद बड़ा होता है, क्योंकि पूर्णिमा में चांद जो होता है वो गोल होता है ना, और जैसे ही एक एक दिन आगे बढ़ता है ये गोलाई जो है वो कटते जाता है और फिर जब 15वें दिन आता है तो ये चांद जो है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। और जिस दिन आधा होता है 15वें दिन कहलाता है अमावस्या। क्या कहलाता है, अमावस्या। और ये अमावस्या से पहले का दिन, यानी कि पूर्णिमा के बाद से और अमावस्या तक का दिन जो है वो कहलाता है कृष्ण पक्ष। क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष, है ना। और अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक की जो का समय होता है वो कहलाता है शुक्ल पक्ष। क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष। इसको हम लोग अपने ठेठ भाषा में अंधरिया रात और इंजोरिया रात कहते हैं। आप दादी नानी माता पिता से पूछिएगा तो वो लोग बताएंगे कि अंधरिया किसको कहते हैं, इंजोरिया किसको कहते हैं। कृष्ण पक्ष यानी कि नाम से ही क्या है, कृष्ण यानी कि काला, तो ये जो रातें होती है वो बेहद काली होती है, इसलिए ये कृष्ण पक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। और शुक्ल पक्ष जो होता है उसमें प्रकाशमय रातें होती है, जिसमें प्रकाश होता है, तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। अब आते हैं पाक्षिक। एक महीने में कितने पक्ष हुए, 2 पक्ष हुए। एक महीने में कितने पक्ष हुए, 2 पक्ष। कौन कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो पक्ष कितना दिन का हुआ, 15 दिन का, यानी कि पक्ष से ही बना क्या, पाक्षिक। तो ये पाक्षिक जो है वो कितने दिन का होगा, 15 दिन का होगा। यानी कि एक पक्ष जो होता है वो 15 दिन का होता है, यानी कि कृष्ण पक्ष हो गया या शुक्ल पक्ष हो गया। ये 13, 14, 15 दिन का होता है। तो पाक्षिक यानी कि 15 दिन, है ना। तो ये सारा कुछ मैं बताई केवल पाक्षिक को समझाने के लिए, है ना। तो पाक्षिक पत्रिका जो है वो कितने दिनों का के अंतराल पर प्रकाशित होता है, तो आपका उत्तर जो होगा वो होगा 15 दिन। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 15 दिन, ठीक है। अगला प्रश्न, समाचार लेखन की
समझ में नहीं आ रहा होगा कि समाचार लेखन किस प्रकार से लिखी जाती है। मैं ये भी अखबार के जरिए ही आपको बताऊंगी, है ना। समाचार लेखन की जो प्रचलित शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली। अब क्यों उल्टा पिरामिड शैली है ये मैं बताऊंगी। आप बहुत सारे मूवी देखे होंगे, फिल्म देखे होंगे। क्या आपको 1 घंटा मूवी देखने के बाद पूरी फिल्म समझ में आती है? नहीं आती है। जब तक उसका अंत नहीं देखिएगा आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। लेकिन अखबार में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप अखबार का केवल हेडिंग ही पढ़िएगा, हेडलाइंस ही पढ़िएगा तो आपको पूरा का पूरा घटना या पूरी जो सूचनाएं हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। पिरामिड बनता है आपका ऐसे, है ना, लेकिन ये पिरामिड जो है लास्ट में आपका निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में आपका जो क्लाइमैक्स है वो आपको समझ में आता है लास्ट में। लेकिन अखबार में ऐसा नहीं है। अखबार में जो क्लाइमैक्स है वो पहले आता है और विवरण जो है वो बाद में आता है। तो हम एक लाइन पढ़कर ही समझ जाते हैं कि अखबार में क्या है। और जैसे कि मैं अखबार से समझाती हूँ, यहाँ पर जैसे देखिए, है ना, फ्रंट में ही लिखा हुआ है। मैं अखबार से समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गुरुजी ऐप में भेज दिया प्रश्न पत्र, है ना, ध्यान से देखिए। यहाँ पर गुरुजी ऐप में, बहुत हवा चल रहा है, गुरुजी ऐप में भेज दिया प्रश्न पत्र, शिक्षकों ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। समझ में आ गया ना कि किस विषय में ये पूरा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। आप केवल हेडिंग पढ़िए, है ना, और आपको पूरा समझ में आ गया कि इस पर जो विवरण दिया हुआ होगा किस लिए लिखा हुआ है। पूरी घटना आपको समझ में आ गई। तो यही है उल्टा पिरामिड शैली। क्योंकि समाचार पूरा पढ़ने के लिए, अब इसको समझने के लिए क्या होता, पूरा हमको पढ़ना होता। मान लीजिए हम हड़बड़ी में कहीं जा रहे हैं तो हमको पूरा पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा कि यहाँ पर किस बेस पर यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अखबार में केवल हेडलाइंस पढ़ने से ही हमको समझ में आ जाता है कि यह बात आखिर क्या है, क्या लिखा गया है। तो क्लाइमेक्स इसमें ऊपर आता है, फर्स्ट में ही आता है, और विवरण जो होता है उस घटना से संबंधित वो पूरा डिटेल से आपका नीचे लिखा हुआ होता है। इसलिए इसको कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। समझ में आ गई होगी, है ना। तो पिरामिड शैली तो यही है, लेकिन इसको उलट दिए हैं, क्लाइमेक्स ऊपर और विवरण नीचे, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? छापाखाना सबको जानते हैं, छपने की मशीन, है ना। तो भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? तो वो खुला था गोवा में। कब खुला था? 1556 ईस्वी को गोवा में पहली बार जो है भारत में छापाखाना खुला था। अगला प्रश्न, कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना, ये समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? लेकिन पूछा किससे है? टेलीविजन से। पूछा किससे है आपसे प्रश्न? टेलीविजन, समाचार पत्र से नहीं पूछा है। तत्काल सूचना देना टेलीविजन में का समाचार के, आप टेलीविजन में समाचार देखते होंगे, है ना, और नहीं देखते हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आपको वहां से मिलेगी, है ना, तभी समझ में आएगा कि क्या है समाचार। तो टेलीविजन में समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? फोन इन, लाइव, फ्लैश न्यूज, एंकर, विजुअल। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, बताइए कि ये क्या है। अब आपको बताना होगा कि फोन इन क्या है, लाइव क्या है, फ्लैश न्यूज क्या है, एंकर, विजुअल क्या है। ये सब कुछ आपको जानना होगा, तभी इसका उत्तर आप दे सकते हो। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि फोन इन क्या है, लाइव क्या है, फ्लैश न्यूज क्या है, एंकर, विजुअल क्या है। फोन इन, यहाँ पर क्या होता है कि दर्शक जो है, जैसे मैं, ये टीवी की बात हो रही है, टेलीविजन की बात हो रही है, ठीक है ना।
हम देखते हैं कि एंकर जो है वो स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग करता है ना, और जो घटना कहीं पर घटी हुई है, भारत किसी भी कोने में कोई घटना घटी है, तो वहाँ पर एक पत्रकार होता है, संवाददाता होता है, जो वहाँ का वीडियो क्लिप, फुटेज, फोटो, ये सब कुछ अपने फ़ोन से जो एंकर कर रहा है या कर रही है उसके फ़ोन से कनेक्ट करके दर्शकों तक पहुंचाता है। यानी कि फ़ोन पर संपर्क होता है। आप देखते होंगे, और नहीं देखे तो आपसे आग्रह है कि आप जरूर अपने घर में टीवी देखिए और उसमें ये देखिए कि किस प्रकार से जो एंकर होता है वो फ़ोन पर उस पत्रकार से नंबर में संपर्क करता है जहाँ पर वो घटना घटी है, और उसके बाद वो वहाँ का जो संवाददाता होता है या पत्रकार होता है वो पूरा कैमरा घुमा घुमा कर वहाँ का पूरा फुटेज जो है वो दर्शकों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये है फ़ोन पर संपर्क करके वहाँ की घटना को डायरेक्ट दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइव सबको पता है कि जो जहाँ पर भी कोई घटना घटी है वहाँ का लाइव फुटेज दिखाना, है ना। फ्लैश न्यूज, अब मान लीजिए कि आज किसी जगह पर, मान लीजिए नई दिल्ली में कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा हादसा हो गया, है ना। तो अब वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया, ये खबर तो आप तक पहुँची, जो एंकर है स्टूडियो में बैठा हुआ उस तक ये खबर पहुंची ही कि फलाना जगह में बहुत बड़ा हादसा हो गया, लेकिन वहां का ना तो फुटेज मिला है और ना ही संवाददाता से संपर्क हो पाया है। तो बड़े बड़े अक्षरों में देखते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज करके लिखा हुआ रहता है कि फलाने जगह में ये घटना घटी, लेकिन वहां पर का कोई भी फुटेज आपको नहीं मिलता है। जब फुटेज मिल जाता है तब वो फिर एक एक करके आपको धीरे धीरे क्या करता है, दिखाता है। तो तत्काल यहाँ पर कहा है, शब्द समझिए यहाँ पर, तत्काल वह सूचना देना, केवल सूचना देना कि हाँ फलाने जगह में इस तरह के कांड हुए या इस तरह की घटना हुए, तत्काल। वहाँ का कोई फुटेज नहीं है, वहाँ का कोई वीडियो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके वहाँ की का घटना को केवल दर्शकों तक सूचना के माध्यम से एंकर जो है वो पहुंचाता है। तो इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश न्यूज। ठीक है, अगला प्रश्न, दस नंबर का प्रश्न, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। रिपोर्ट क्या है? अखबार में छपने के लिए एक रिपोर्टर ही होता है जो किसी भी क्षेत्र का घटना को वो क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और उसके बाद वो संपादक के हाथ में दे देता है। तो रिपोर्ट का स्वरूप कैसा होना चाहिए? काल्पनिक होना चाहिए, कथात्मक होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए या तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। तो रिपोर्ट जो भी होता है, क्योंकि अखबार सबको ही पढ़ता है, हर घर में पहुंचता है, तो अगर अखबार की जो बातें हैं या जो छपी हुई हैं अगर वो गलत साबित हुई तो लोग उस अखबार को नहीं पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी रिपोर्टर होता है, जो भी पत्रकार होता है, वो तथ्यात्मक यानी सही चीजें और सच्ची घटना पर आधारित रिपोर्ट ही तैयार करता है। गलत न्यूज नहीं देगा, अफवाह पर नहीं जाएगा, उसकी जांच करेगा कि हाँ ये सही है या नहीं है, तब वो रिपोर्ट तैयार करता है। ये रिपोर्ट काल्पनिक नहीं होता, मनगढ़ंत नहीं हो सकता है, वो तथ्यात्मक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए, तभी वो रिपोर्ट अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे जुड़ी हुई और बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।